आज हम आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम यह पता करेंगे आव्यूह का प्रयोग कहाँ होता है। आव्यूह का जो प्रयोग होता है परमाणु भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के अंतर्गत बृहत रूप से किया जाता है। अब इसके बाद हम आव्यूह की परिभाषा देखेंगे मैट्रिक्स की। यम संख्याओं के एक निकाय सिस्टम को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम गुणे यन क्रम या कोटि का आव्यूह या यम गुणे यन आव्यूह कहते हैं, जहां यम पंक्तियां यानी रो को और यन स्तंभ यानी कॉलम को प्रदर्शित करता है और यम गुणे यन आव्यूह का क्रम या कोटि प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम अब आव्यूह की पहचान देखेंगे। आव्यूह की जो पहचान है वो बड़े ब्रैकेट की तरह होता है। इसके बाद हम आव्यूह के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। आपके सामने ये 3 आव्यूह लिखे गए हैं, ए आव्यूह, बी आव्यूह और सी आव्यूह। आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए बराबर ये इस आव्यूह के अंतर्गत कुछ अंक लिखे गए हैं। इन्हीं अंकों को तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं और ये जो एलिमेंट है वो एक व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं। यानी ए के अंतर्गत 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी आव्यूह के अंतर्गत 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और सी आव्यूह के अंतर्गत 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। यानी जो एलिमेंट है वो अक्षर भी हो सकते हैं और अंक भी हो सकते हैं। इसके बाद हम अब यह पता करेंगे कि किसी आव्यूह में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। रो को हम लोग पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। यानी हम यहां पता करेंगे इसमें कितने पंक्ति होंगे। पंक्ति को हम लोग रो कहते हैं। तो रो क्या होता है, 2 5 8 ये जो एक पंक्ति में लिखे गए इसे हम लोग रो कहते हैं। 2 5 8 को हम लोग रो कहते हैं। यानी इसको हम लोग अंडरलाइन कर लें तो ये आव्यूह का पहला रो कहलाता है, यानी रो नंबर 1। 3 6 9 ये आव्यूह का दूसरा रो कहलाता है, यानी रो नंबर 2। 4 7 2 ये आव्यूह का तीसरा रो कहलाता है, यानी रो नंबर 3। यानी ए आव्यूह के अंतर्गत पंक्ति या रो की संख्या हो गई 3। अब हम लोग स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। इस आव्यूह में कितने स्तंभ है, स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं। कितने कॉलम है, तो ये पता करने के लिए कॉलम क्या होता है, कॉलम एक सीधी लाइन होती है, जैसे 2 3 4 ये आव्यूह का स्तंभ है या कॉलम है। तो ये 2 3 4 ये आव्यूह को इसे कॉलम कहते हैं, यानी कॉलम नंबर 1। 5 6 7 ये आव्यूह का कॉलम है, इसे हम लोग कॉलम नंबर 2 कहेंगे। इसे हम लोग कॉलम नंबर 2 बोलेंगे। 8 9 2 ये कॉलम नंबर आपका 3 कहलाएगा। तो यानी ए आव्यूह के अंतर्गत 3 कॉलम है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, बी। मान लेते हैं इसके अंतर्गत ए बी सी और डी लिखें। पूछा जाएगा इस बी आव्यूह के अंतर्गत कितने कॉलम कितने रो, तो इसे हम लोग रो बोलेंगे। ए बी को रो हो गया, रो नंबर 1 और सी डी ये आपका रो नंबर 2 कहलाएगा। आप ये अंडरलाइन नहीं करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए किए हैं। यानी इसमें रो की संख्या हो गई 2। अब देखते हैं कॉलम कितने हैं। ये पहला कॉलम, कॉलम नंबर 1, ये आपका दूसरा कॉलम,
कॉलम नंबर 2, यानी इसमें कॉलम की संख्या 2 हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। C बराबर, यह एक आव्यूह है जिसके अंतर्गत अंक लिखेंगे हम लोग 2 3 4 5 6 7। अब C आव्यूह के अंतर्गत कितने रो और कितने कॉलम, तो सबसे पहले हम रो देखेंगे कितने रो हैं इसके अंदर। तो ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2, तो इसमें 2 रो हो गए। कॉलम देखेंगे कितने कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसके अंतर्गत 3 कॉलम हो गए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। D बराबर, मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7। अब D आव्यूह के अंतर्गत कितने रो और कितने कॉलम हमको बताने हैं। तो D आव्यूह में ये पहला रो, रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये आपका रो नंबर 3 हो गया, यानी इसके अंतर्गत 3 रो हो गए। अब पता करेंगे कितने कॉलम, तो ये कॉलम नंबर 1 कहलाएगा और ये कॉलम नंबर आपका 2 कहलाएगा, यानी इसके अंतर्गत 2 कॉलम होंगे। यानी D आव्यूह के अंदर 3 रो और 2 कॉलम है। अब हम आव्यूह का क्रम या आव्यूह की कोटि ज्ञात करना सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा देख लें। यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। यानी आव्यूह का क्रम का फॉर्मूला बना हमारा, आव्यूह का क्रम का फॉर्मूला हमारा बना क्रम या कोटि का, यानी फॉर्मूला है रो गुणे कॉलम, जहां रो m को प्रदर्शित करता है और कॉलम n को प्रदर्शित करता है। ये आव्यूह का क्रम या कोटि का फॉर्मूला है, रो गुणे कॉलम। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। A, यह एक आव्यूह है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यह एक आव्यूह है। इसमें पूछा जाएगा A आव्यूह का क्रम, A आव्यूह का क्रम। तो इसका फार्मूला होता है रो गुणे कॉलम। तो A आव्यूह में कितने रो, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो A आव्यूह के अंतर्गत 3 रो गुणे में कॉलम की संख्या देखेंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, यानी इसके अंतर्गत 3 कॉलम। तो A आव्यूह क्रम हो गया 3 गुणे 3। हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, इसका गुणा करके नहीं लिखेंगे, यानी हमारा यही आंसर कहलाएगा। A आव्यूह क्रम हो गया 3 गुणे 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। B बराबर, एक आव्यूह दिया गया है, A B C और D। पूछा जाएगा B आव्यूह का क्रम या कोटि, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्रम या कोटि का फॉर्मूला हो गया रो गुणे कॉलम। तो B आव्यूह के अंतर्गत कितने रो हैं, 1 रो और 2 रो, यानी 2 रो हो गए। कॉलम की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कॉलम 2 हो गए। B आव्यूह का क्रम हो गया 2 गुणे 2, यही हमारा आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन का आसानी से क्रम या कोटि ज्ञात कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
एक आव्यूह है हमारे सामने, 2 3 4 5 6 7, ये एक सी आव्यूह है। सी आव्यूह का आव्यूह का क्रम पूछा जा रहा है, क्रम या कोटि। तो इसका फॉर्मूला हो गया रो गुणे कॉलम। तो सी आव्यूह में कितने रो? 1 रो 2 रो। कितने कॉलम? 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो सी आव्यूह का क्रम हो गया 2 गुणे 3। याद रखे रहिए, सबसे पहले रो लिखना, उसके बाद कॉलम। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आव्यूह के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पहला है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उदाहरण पहला है ए। एक आव्यूह है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, जिसमें केवल एक ही रो है, यानी एक ही पंक्ति हो, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहेंगे। उदाहरण 2 देखते हैं। बी एक आव्यूह है जिसमें 2 एलिमेंट है मगर इसमें एक ही रो है, तो इसे हम लोग रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इसके बाद हम लोग स्तंभ आव्यूह देखेंगे। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ए एक आव्यूह है जिसमें 3 एलिमेंट है मगर ये एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में है या एक ही स्तंभ हो सिर्फ, तो इसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहेंगे। दूसरा उदाहरण बी देखते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट है मगर इसमें एक ही कॉलम है या एक ही स्तंभ है, तो इसे हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह। तीसरा है क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या अधिक और पंक्तियों की संख्या कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यह आपके सामने एक आव्यूह है जिसमें कितने कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसमें कॉलम की संख्या 3 हो गई, यहां लिखेंगे 3। रो देखेंगे, 1 रो 2 रो, इसमें 2 रो हो गया, यानी कॉलम अधिक होना चाहिए, रो कम होना चाहिए। तो इस तरह के आव्यूह को हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। यह क्षैतिज आव्यूह का प्रतिलोम होता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम हो तो इस तरह के आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसको भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है जिसमें एक आव्यूह आपके सामने लिखा गया है, जिसमें हम देखेंगे कितने रो हैं। ये रो नंबर 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या अधिक हो, कॉलम कम हो, इस प्रकार के आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसमें आपके 4 रो हैं और कॉलम की संख्या 3 है। इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 2, यह एक आव्यूह है जिसमें रो की संख्या 3 है, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम आपके 2 कॉलम है। अगर रो की संख्या अधिक हो, कॉलम कम हो, इस प्रकार के आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। यानी इसमें रो है 3 और कॉलम की संख्या है आपकी 2। पांचवा वर्ग आव्यूह है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी एक ऐसा आव्यूह हो जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, तो इस तरह के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। यह एक आव्यूह है जिसमें कितने रो हैं? 1 रो और 2 रो, यानी इसमें 2 रो हैं,
कॉलम कितने, एक कॉलम और दो कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए हम इसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह एक आपके सामने आव्यूह है जिसमें देखेंगे कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी रो की संख्या 3, तो कॉलम भी 3 होने चाहिए, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, कॉलम भी 3, यानी वह आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो इस तरह के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, जिसमें रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छठवां, शून्य या रिक्त आव्यूह, यानी जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। यानी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये 0 0 0, यह एक आव्यूह है जिसके सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए, इस तरह के आव्यूह को शून्य आव्यूह कहेंगे। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे कि ये आपके सामने एक आव्यूह है जिसमें 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट आपके शून्य होने चाहिए, तो इसे आप शून्य आव्यूह कहेंगे। यानी कोई भी एक आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए उसे हम लोग शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुख्य विकर्ण क्या होता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, जिनमें बाएं हाथ से ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। आइए से हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके सामने एक आव्यूह है जिसमें 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मुख्य विकर्ण उसी आव्यूह में ज्ञात किए जा सकते हैं जिसमें जो एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी 3 रो 3 कॉलम है। इसलिए इसके जो विकर्ण होंगे ये AEI, जिसको हमने अंडरलाइन में किया है, यह इसका मुख्य विकर्ण होगा। यानी ऐसे भी होगा GEC, ये भी इसका एक मुख्य विकर्ण होगा। इसे हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। 7वां है इकाई का तत्समक आव्यूह, यानी इकाई आव्यूह किसे कहते हैं। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो अथवा शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक आपके सामने ऐसा आव्यूह हो जिसके मुख्य विकर्ण 1 होने चाहिए, मुख्य विकर्ण 1 होने चाहिए और बाकी एलिमेंट शून्य होने चाहिए, इस तरह के आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। और यह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह एक आव्यूह है जिसमें 9 एलिमेंट है, जिसके मुख्य विकर्ण ये मुख्य विकर्ण होते हैं। ये मुख्य विकर्ण 1 1 ही होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट आपके शून्य होने चाहिए। इस तरह के आव्यूह को इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, यहां याद रखिए मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, इससे पहले हमने बताया मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। परिभाषा है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह की बात किया है और मुख्य विकर्ण की बात किया है। वर्ग आव्यूह आपको पता ही है क्या होता है, जिसके सारे रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने एक ये वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी तत्व शून्य होने चाहिए, जिसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये आपके सामने एक आव्यूह लिखा गया है जिसके मुख्य विकर्ण है 3 7 5। ये मुख्य विकर्ण कुछ भी होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, मगर इसके बाद के सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। इसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। नेक्स्ट है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहेंगे। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो
तथा शेष तत्व शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। याद रखे रहिए, इसमें वर्ग आव्यूह की बात किया गया है और मुख्य विकर्ण की बात किया गया है। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसके रो और कॉलम बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह आप कहेंगे। और मुख्य विकर्ण आपको पता ही है, यानी आपके सामने एक आव्यूह लिखा गया है जिसके जो मुख्य विकर्ण है वो सब एक ही अंग के होने चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण समान होना चाहिए। 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, 3 3 3 हो, कुछ भी हो मगर एक ही अंक होने चाहिए। इसके अलावा इसके सारे एलिमेंट आपके शून्य होने चाहिए। इस तरह के आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये इसका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण सभी बराबर होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। इस तरह के आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे उप आव्यूह। उप आव्यूह क्या होता है? किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर, पंक्तियों और स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक आव्यूह दिया है जिसमें 9 एलिमेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पंक्तियों तथा स्तंभों यानी रो और कॉलम को छोड़कर, तो मान लेते ये रो नंबर 1 है और एक कॉलम नंबर 1 है। रो और कॉलम को छोड़कर शेष बचे हुए एलिमेंट को ही हम ए का उप आव्यूह कहेंगे। तो बचा क्या है? 1 2, यहां लिखेंगे 1 और 2 3 और 4, ये बचा 3 और 4। तो इसे हम लोग कहेंगे ए का ये उप आव्यूह है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा